हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ में आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। जी हाँ, और अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी की, जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल है। और साथ ही साथ हमारी सीडीपी की सीरीज़ भी चल रही है। फ्रेंड्स, आप लोग सीडीपी की सीरीज़ भी कंटिन्यूसली देख रहे हैं, जिसमें हमने सीडीपी के टोटल 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगा लिए हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट बनी है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो अभी हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं, जो क्लास नंबर 4 है अभी की, इसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट करी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्लास नंबर 1 कहाँ है, 2 कहाँ है। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको फ़ायदा ये होगा कि सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हिंदी पेडागोजी की। और हिंदी पेडागोजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4th सेट है ये, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब एक अध्यापक किसी अनुच्छेद को गहनता के साथ पठन का शिक्षण दे तो निम्नलिखित में से किस गतिविधि का अनुसरण करना चाहिए। अब देखिए, अध्यापक किसी अनुच्छेद को गहनता के साथ पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया है, जब गहनता के साथ पढ़ा जाता है तब क्या होता है, और दूसरा एक होता है जब हम बस सरसरी निगाह दे करके पढ़ते हैं। जैसे हमें अगर किसी पैराग्राफ का ओवरऑल जिस्ट निकालना हो कि इसमें किस चीज़ की बात करी जा रही है, तो वहाँ पर हम गहनता से नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वहाँ हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है। तो चलिए ऑप्शन के थ्रू फिर से इसको समझ लेंगे। तो अनुच्छेद को गहनता के साथ पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो किस गतिविधि का अनुसरण करना चाहिए। पहला है, अध्यापक अनुच्छेद का सस्वर वाचन करें और शब्दों के अर्थ बताएं। जी नहीं, यहाँ पर शब्दों के अर्थ से मतलब नहीं होता है, यहाँ पर गहनता से पढ़ना होता है। और देखिए, सस्वर वाचन बोल रहा है। सस्वर वाचन मतलब होता है कि जोर जोर से बोलना, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों से स्कूल में पैराग्राफ पढ़ने को बोले जाते हैं ना, जिससे कि टीचर चेक करते हैं प्रोनाउंसिएशन बच्चे का कि वो सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है सस्वर वाचन। बट इसमें जो है सस्वर वाचन आपका नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया एलिमिनेट, ठीक है। सेकंड है, अध्यापक अनुच्छेद का और लेखक के शब्दों के चयन, मनोदशा और अभिप्राय के बारे में विस्तृत व्याख्या दें। ये तो ठीक लग रहा है, फिर भी अदर ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अध्यापक अनुच्छेद पढ़ें और विद्यार्थियों को उन शब्दों के अर्थ समझने के लिए कहें जिनके अर्थ वो नहीं जानते। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये टीचर अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, यानी कि पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, और स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि आप उसके अर्थ बताओ। ऐसा नहीं होता है। फोर्थ है, अध्यापक अनुच्छेद पढ़ें और विद्यार्थियों को कठिन शब्द अर्थों को रेखांकित करने के लिए कहें। जी नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। जब अध्यापक किसी अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ को गहनता के साथ पढ़ रहे होते हैं तो किस गतिविधि का अनुसरण करना चाहिए। अध्यापक अनुच्छेद का और साथ में लेखक के शब्दों का जो चयन है, मनोदशा है और अभिप्राय है, उन सभी के बारे में क्या करेंगे, वो विस्तृत व्याख्या देंगे। अब क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो गहनता के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। गहनता के साथ पढ़ने में सारी चीज़ें वो नोट करते हुए चलेंगे, सारी चीज़ें समझते हुए पढ़ा जाता है जब हम गहनता से किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं। जैसे आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं गहनता से पूरा डीपली, तो आप समझते हैं ना कि इसमें हर लाइन में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक के क्या भाव हैं, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा एक क्वेश्चन। सुश्री रितिका अपने विद्यार्थियों को लेखन संबंधी गतिविधि देती है। वह उन्हें स्थिति विशेष का वर्णन करने वाले शब्दों का समूह या वाक्यांश, विचार और शब्दावली भी देती है, जिनकी विद्यार्थियों को लेखन कार्य पूरा करते समय आवश्यकता पड़ेगी। तो सुश्री रितिका क्या कर रही हैं, आपको बताना है कि वो क्या कर रही हैं। पहला है, अपने विद्यार्थियों के साथ निर्देशित रचना कर रही हैं, या अपने विद्यार्थियों के साथ मुक्त रचना कर रही हैं। जी नहीं, मुक्त रचना मतलब होती है आप विद्यार्थियों को कोई क्वेश्चन दें और वो अपने मन से उसका आंसर कर रहे हों, वो होता है मुक्त रचना, ठीक है। ये इसमें हो नहीं रहा है। थर्ड है, अपने विद्यार्थियों के साथ निर्देशित पठन बोध। जी नहीं, यहाँ पर पढ़ रही हैं और पढ़कर समझा रही हैं, ऐसी बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है। अपने विद्यार्थियों के साथ गहन पठन बोध। जी नहीं, पठन बोध कहने का मतलब होता है पढ़ना और साथ में पढ़ करके उस चीज़ का मीनिंग निकालना। बोध मतलब होता है समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि अपने विद्यार्थियों के साथ वो क्या कर रही हैं, निर्देशित रचना कर रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री रेखा को सबसे पहले विषय को विस्तार से पढ़ाने, फिर जो पढ़ाया गया है उसका सारांश देने की आदत है। देखिए, सुश्री रेखा क्या है, सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को वो डिटेल में पढ़ा देती हैं और पढ़ाने के बाद लास्ट में उसका वो सारांश देती हैं। ठीक है, तो सुश्री रेखा शिक्षण के किस अभ्यास का अनुसरण कर रही हैं, तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है आपसे पूछा है। पहला है सरल से जटिल, दूसरा है मूर्त से अमूर्त, तीसरा है विश्लेषण से संश्लेषण और चौथा है आगमन से निगमन। अब इन चारों चीज़ों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझते भी हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर नहीं समझते हैं तो आज से समझ जाएंगे, क्योंकि ये चारों टर्म्स हिंदी पेडागोजी में ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में काफ़ी यूज़ होते हैं और कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सरल से जटिल मतलब होता है सबसे पहले आप बच्चों को कोई सरल चीज़ें बता रहे हैं और उसके बाद उनको क्या कर रहे हैं, कठिन चीज़ें बता रहे हैं, जटिल चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि ईजी टू हार्ड जब प्रोसेस जाता है उसे हम कहते हैं सरल से जटिल की ओर। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। मूर्त से अमूर्त क्या होता है? मूर्त से अमूर्त मतलब होता है सबसे पहले आप बच्चों को उस चीज़ का ज्ञान देंगे जो चीज़ बच्चे के सामने पे है, जिसे बच्चे देख सकते हैं, और उसके बाद उस चीज़ का ज्ञान देंगे जो चीज़ें बच्चों ने नहीं देखी हैं, जिसके बारे में बच्चे सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उस काम को वो कर नहीं रहे हैं, बस उसके बारे में अभी वो सोच रहे हैं। तो जब इस तरीके से पढ़ाया जाता है मूर्त से अमूर्त, जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में हैं वहाँ से लेकर के जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं हैं उस तरफ पढ़ाना, यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ पढ़ाना, ये होता है आपका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चों को कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स का जो एग्जाम्पल है वो आप देंगे जो कि बच्चों के सामने में ही रहा होगा। उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट से निकल करके जो रूल निकल के आएगा, जो चीज़ें निकल कर आएंगी जो बच्चों के सामने होंगी नहीं, वही होता है आपका मूर्त। पहले मूर्त वाली चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें उनके सामने हैं उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट से आपने नियम निकाला। ठीक है, फिर अमूर्त चीज़ बता दी जो चीज़ बच्चों के सामने नहीं है। तो इस तरीके से पढ़ाना मूर्त से अमूर्त हो गया। थर्ड होता है, चलिए आगमन और निगमन देख लेते हैं। पहले आगमन और निगमन क्या होता है, सबसे पहले आप बच्चों को किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद बच्चों को जब रूल पढ़ाते हैं, ठीक है, आगमन विधि में होता है ऐसा, जब बच्चों को पहले आप एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद रूल बताएंगे। निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि में होता है सबसे पहले आप बच्चों को रूल पढ़ा रहे हैं और उसके बाद बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये होता है आपका निगमन विधि। तो क्या इसमें ऐसी कोई बात हो रही है कि बच्चों को पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं फिर रूल दे रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो ये होता है आगमन से निगमन, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फोर्थ है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये बिल्कुल सही है। अब ये कैसे सही है, देखिए, विश्लेषण मतलब होता है एनालिसिस और सिंथेसिस, विश्लेषण मतलब होता है एनालिसिस और ये संश्लेषण मतलब होता है सिंथेसिस इंग्लिश में। ठीक है, विश्लेषण में हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी चीज़ पढ़नी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, टुकड़ों में बांट करके पढ़ते हैं और एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। आप समझते ही हैं, अगर हम किसी चीज़ को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़ते हैं कि इस स्टेप में ऐसा हो रहा है, उसके बाद दूसरे स्टेप में ऐसा हो रहा है, तीसरे स्टेप में ऐसा हो रहा है ना। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिटेल में स्टडी करते हैं और उसके बाद लास्ट में उसको हम संश्लेषित कर देते हैं, मतलब लास्ट में उस सभी पार्ट्स को जोड़ करके एक सारांश निकालते हैं, हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि अच्छा इसमें ऐसा कहा गया है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक बच्चे के सामने आपने एक टॉय को खोल करके रख दिया, ठीक है, आपने एक टॉय दिया बच्चे को, तो बच्चा क्या करता है, टॉय को पकड़ करके खोल देगा, उसके सारे पार्ट्स निकाल के रख देगा, मतलब उसने क्या क्या विश्लेषण करा। उसके बाद आप बच्चों से कहोगे कि बच्चों ये जो पार्ट्स आपने ऐसे बिखेर दिए हैं टॉय के, अब इसको जोड़ दो। फिर वो क्या करेगा, टॉय के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको ऐड करके नया टॉय क्रिएट कर देगा। ठीक है, उससे हम कहते हैं संश्लेषित करना। ठीक है, तो ये होता है आपका संश्लेषण, पहले चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके विस्तार से उस चीज़ को पढ़ना और लास्ट में उसको छोटे रूप में संश्लेषित कर देना, यानी कि जो पढ़ा है उसको एकदम जोड़ देना और नई तरीके से उसको समझ लेना। तो यही होता है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जो कि क्वेश्चन में किया जा रहा है। देखिए, पहले विस्तार से पढ़ा जा रहा है पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से, उसके बाद लास्ट में उसको जोड़ करके उसका सारांश निकाल करके बच्चों को बता दिया जा रहा है कि इसमें इस चीज़ की बात कही गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब श्री गर्वित अपनी कक्षा में, देखिए
निदानात्मक परीक्षण से क्वेश्चन आपका बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। गर्वित अपनी कक्षा में निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं तो वह डैश। अब आगे आपको बताना है वह क्या कर सकते हैं। अपनी कक्षा के बुद्धिमान विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं, अपने उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जो अपना गृह कार्य नहीं करते हैं, या फिर उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई आ रही है, या फिर उन विद्यार्थियों की पहचान करेंगे जो परिश्रमी हैं। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण वो परीक्षण होता है फ्रेंड्स जहाँ पर हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं या परीक्षण करते हैं, जिससे हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि बच्चे को हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें उसे समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। यानी कि उसे जो सीखने में कठिनाई अनुभव होती है उसका पता लगाया जाता है निदानात्मक शिक्षण में। जैसे बच्चों को आपने देखा, आपने बच्चों से कोई चीज़ पूछी और बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। अब जब बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि बच्चों को वो चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है, यानी कि उसे उस चीज़ को समझने में क्या कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई का आप पता लगाएंगे। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे एक कोई नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है, उसको हेडेक हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को वो अपने सिम्टम्स बताता है कि मुझे ऐसा हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये हो रहा है, सारी चीज़ें। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, निदान करते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं कि ये जो लक्षण है ये किस बीमारी के लक्षण हैं। डायग्नोस करते हैं, निदान करते हैं कि इस बीमारी का लक्षण क्या है, किस वजह से इसको हेडेक हो रहा है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसका पता लगाते हैं, ठीक है। तो पता लगाने की जब कोशिश की जाती है कि ये बीमारी क्यों हो रही है, ये किस चीज़ के लक्षण हैं, कहीं ये डेंगू तो नहीं है या टाइफॉइड तो नहीं है, तो ये चीज़ है वो क्या करते हैं, पहचान करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बीमारी है। तो किसी भी चीज़ को पहचानना, निदान करना, डायग्नोस करना, इसका मतलब निदानात्मक परीक्षण होता है। और इसमें क्या होता है, पढ़ाने के दौरान बच्चे को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, उसके पीछे के रीज़न क्या हैं, ठीक है। पता लगाना, निदान करना, कठिनाई, सीखने में क्या कठिनाई वो महसूस कर रहा है, यही होता है आपका निदानात्मक परीक्षण। अब इसी की जगह अगर आपसे पूछ दे उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब पूछे हुए टर्म्स हैं। अगर आपसे पूछ ले निदानात्मक की जगह उपचारात्मक परीक्षण क्या है, तो उपचारात्मक परीक्षण में क्या होता है कि जो सीखने की कठिनाई है उसका पता लगाने के बाद उस कठिनाई को दूर किया जाता है। जैसे डॉक्टर ने क्या किया, निदान किया, पहचान की कि इस व्यक्ति को डेंगू है, तो वो क्या करेंगे, फिर डेंगू का इलाज करने के लिए मेडिसिन देंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जब बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है पढ़ने के दौरान, तो उसके बाद वो जो समझ में नहीं आ रही है उसका पता लगाएंगे, क्यों नहीं आ रही है, वो तो निदानात्मक परीक्षण हो गया। लेकिन उसको ठीक करना, यानी कि उसको वो चीज़ दोबारा से समझाना, उस कठिनाई को सॉल्व करना जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख जाएं, तो वो होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, या रेमेडियल आप इसको टेस्ट भी कह सकते हैं। उपचारात्मक नाम से ही क्लियर है, बच्चे को सीखने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या करना, उपचार करना, उस वो जो कमी है, वो जो नहीं सीख पा रहे हैं उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करना। अब इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है बच्चों को जिस टीचिंग मेथड से टीचर पढ़ा रहे हैं उस टीचिंग मेथड से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा होगा, या फिर उस टीचिंग मेथड से उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर टीचर क्या करते हैं, दूसरी टीचिंग मेथड का यूज़ करके बच्चों को समझाएंगे, यानी कि उपचार करेंगे। बस मेन मोटिव है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुश्री संगीता अपनी कक्षा में पठन पूर्व युक्तियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे डैश, क्योंकि वे चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी भाषा की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, क्योंकि विषय में अपने विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना चाहती हैं, या फिर अपने विद्यार्थियों को अधिक गृह कार्य देना चाहती हैं, या चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करें। तो बताइए, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे फ्रेंड्स, बट ये मैंने जो कलेक्शन लिया है ना ये बहुत अच्छा है, ताकि अगर इस लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही सेट हैं, मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के कंबाइंड है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पूछा है कि संगीता अपनी कक्षा में पठन पूर्व युक्तियों का प्रयोग करती है, यानी कि पढ़ने से पहले वो कुछ चीज़ें बच्चों के साथ शेयर करती है, कुछ चीज़ें डिस्कस करती हैं। जैसे अगर संगीता बच्चों को नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहती हैं
तो सीधे नाउन की डेफिनेशन वगैरह पढ़ाने से पहले वो बच्चों से डिस्कस करेगी कि बच्चों आप कभी किसी जगह में घूमने गए हो, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, आपका फेवरेट फ्रेंड कौन है, सबसे क्लोज फ्रेंड कौन है, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगी, वो पहले डिस्कस करेंगी पढ़ाने से पहले। और ये डिस्कशन क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं, आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है, कोई बोलेगा न्यू दिल्ली है, कोई बोलेगा कोलकाता है, तो ये सब क्या है, नाउन के अंदर ही तो आते हैं, नाउन के एग्जाम्पल ही तो हैं। जैसे कि हम जानते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लेस के बारे में टीचर ने पूछ लिया, पर्सन आ गया जब टीचर ने पूछा कि आपका क्लोज फ्रेंड कौन है। तो इस तरीके से पढ़ने से पहले जब वो डिस्कस कर रही है और कुछ चीज़ें बता रही हैं बच्चों को, तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं ये पूछा है। वो डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं पढ़ा रही हैं, बताइए। क्योंकि वो चाहती हैं कि बच्चों की रुचि उसमें सबसे पहले पैदा हो, और जो कि बेस्ट होता है, सबसे पहले बच्चों की रुचि उस टॉपिक में पैदा करनी होती है जो टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर बच्चे की रुचि ही नहीं होगी, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस टॉपिक को पढ़ने में, तो क्या फ़ायदा आपका पढ़ाया हुआ, क्योंकि बच्चों को समझ में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उनका मन ही नहीं है उसमें। और जब तक हमारी किसी चीज़ में रुचि नहीं होती है तो उस चीज़ को हम तब तक बहुत अच्छे से सीख नहीं सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टीचर क्या करती हैं, सबसे पहले बच्चों के मन में रुचि पैदा करना चाह रही हैं उस चीज़ को पढ़ाने को लेकर। इसीलिए पढ़ने से पहले वो कुछ चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस करती हैं, और जैसे ही टीचर ने देखा कि हाँ बच्चे रुचि ले रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या करेंगी, पढ़ाना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। और ये बेस्ट माना जाता है पढ़ने से पहले ये चीज़ें करना। ये सभी लोग कहते हैं, सभी लोग यानी कि आप समझ सकते हैं जो हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे NCF 2005, NEP 2020, NCF 2022, तो ये सभी में यही बात की गई है कि बच्चों को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ करके पढ़ाना है। यानी कि आप कोई भी नई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रीवियस नॉलेज को लेकर के आप पढ़ाइए। उन्हें जो चीज़ें ऑलरेडी पता हैं पहले उसके बारे में डिस्कस करिए, फिर नया कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने टैगवर्ड्स वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बिलीव मी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपने दोनों पेपर क्वालिफाई करे हैं वही स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए टैगवर्ड्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के टैगवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, CDP, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, EVS, सारे जितने भी सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में होते हैं, और उन सभी को एक प्लेलिस्ट में क्रिएट करा है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो टैगवर्ड्स वाली वीडियोस देख चुके हैं और उनके कमेंट्स भी आते हैं कि ये टैगवर्ड्स वाली वीडियो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। तो देखिए सही बात है, क्योंकि टैगवर्ड्स अगर आप लोग समझ गए ना, तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन देखकर ही आप उसके आंसर पहचान लेंगे, और वही चीज़ें आपको टैगवर्ड्स में बताई जाती हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो एक बार आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और मैंने आपको हमेशा बोला है वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से हमेशा एक क्वेश्चन आपका बनना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की की अधिगम और भाषा की संकल्पना डैश पर आधारित है। किस चीज़ पर आधारित है ये पूछा है, रचनावाद अधिगम पर, व्यवहारवाद अधिगम पर, संज्ञानात्मक अधिगम पर, या फिर मानवतावादी अधिगम पर। तो देखिए संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसका है, आपको ध्यान होगा। व्यवहारवादी वाइगोत्स्की है नहीं। व्यवहारवादी कौन होते हैं, बिहेवियरिस्ट, जैसे आपके स्किनर हो गए, आपके पावलोव हो गए, ठीक है, वहाँ जो आप पढ़ते हैं ट्रायल एंड एरर थियोरी है, पावलोव की है हमारी शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी, तो वो सभी लोग क्या हैं, व्यवहारवादी हैं। लेकिन लेव वाइगोत्स्की व्यवहारवादी नहीं है। तो ये क्या है, लेव वाइगोत्स्की हैं आपके रचनावादी, और कभी कभी इस रचनावाद की जगह पर आपको दिखेगा संरचनावाद। एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, चाहे रचनावाद हो ऑप्शन में, चाहे संरचनावाद हो, बात एक ही है। अब रचनावाद मतलब क्या होता है, रचनावाद मतलब होता है कि बच्चे कुछ नए चीज़ की रचना खुद से करेंगे, कुछ नए चीज़ का सृजन खुद से करेंगे, यानी कि नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं ना, ये कहते हैं कि बच्चों को आप समाज में छोड़ दो, सोसाइटी में छोड़ दो, बच्चा खुद ही लोगों के साथ इंटरेक्शन करके चीज़ें सीख जाएगा, क्योंकि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण कर सकता है। और जो लोग कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण कर सकता है, वो क्या होते हैं, रचनावादी होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन कौन है, लेव वाइगोत्स्की भी हैं और जीन पियाजे भी हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों कहते हैं कि बच्चे नॉलेज को खुद से निर्मित कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये बात हो गई इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताती हूँ। लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए SCL, जो कि मैंने आपको कई बार समझाया भी है। अब ये SCL क्या है, नए स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। तो देखिए
वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। पहला समाज यानी कि सोसाइटी, दूसरा संस्कृति यानी कि कल्चर, और तीसरा भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो उसी का ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखना है। SCL जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक संस्कृति को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, और ऑप्शन दे दिया वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग, ब्रूनर। तो आप क्या कहेंगे? वाइगोत्स्की देते हैं सबसे ज़्यादा महत्व कल्चर को, ठीक है। क्योंकि ना ये सीटेट में क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैं अपने मन से इनको नहीं बना रही हूँ, ये आपको पता भी होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ट्रिक है एक, अब से आपको ये याद रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सुश्री मिनी ने बहुत ही रुचिकर जांच पत्र बनाया है। यह जांच पत्र उन्हें यह समझने में मदद करेगा कि कितने विद्यार्थी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, पर 5 विद्यार्थियों से अधिक पर इस जांच पत्र का प्रयोग एक चुनौती है। तो सुश्री मिनी के जांच पत्र में किस बात की कमी है पूछा है, ठीक है। कमी किस चीज़ की है? तो कमी है आपके व्यावहारिकता की, क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए एक जैसा होगा नहीं कहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश परीक्षणों का उद्देश्य शिक्षार्थियों की उस योग्यता की जांच करना है कि वे वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा के बारे में क्या जानती हैं और क्या सीखा है। तो बताइए, पहला है दक्षता, दूसरा है निपुणता, तीसरा है उपलब्धि और चौथा है निष्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा निपुणता। निपुणता जो है, परीक्षणों का उद्देश्य शिक्षार्थियों की उस योग्यता की जांच करना है कि वे वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा के बारे में क्या जानते हैं, कितने निपुण हैं भाषा के बारे में, वो इसी से पता लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर बस आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ये मैंने अभी आपको समझाए थे, आगमन निगमन क्या होता है, मूर्त से अमूर्त क्या होता है, विश्लेषण संश्लेषण क्या होता है। अब इसका आंसर आप लोग इजीली कर लेंगे ना? हाँ, कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सुश्री शीला कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही हैं, ठीक है। सबसे पहले वे उन्हें उन वाक्यों के कुछ उदाहरण बताती हैं जिन्हें वह सामान्यतः सुनते हैं, फिर वह वाक्यों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करती हैं। सुश्री शीला निम्नलिखित में से किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रही हैं? तो बताइए वो क्या कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले वो क्या कर रही हैं, कुछ उदाहरण बता रही हैं जिन्हें वो बच्चे सामान्यतः सुनते हैं। और मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, आगमनात्मक में क्या होता है, सबसे पहले हम बच्चों को उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद बच्चों को नियम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम हो रहा है, पहले वो बच्चों को उदाहरण दे रही हैं यानी कि आगमनात्मक विधि यूज़ कर रही हैं, उसके बाद वह वाक्यों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद उनको वाक्यों के विभिन्न प्रकार पढ़ा रही हैं, यानी कि फिर क्या कर रही हैं, बच्चों को रूल्स सिखा रही हैं। रूल सिखाते हैं जिसमें पहले वो क्या होता है, निगमनात्मक। मैंने आपको बताया है आगमनात्मक में सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर रूल दिए जाते हैं। और निगमनात्मक में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को रूल बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, फिर उनको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, यानी कि आगमनात्मक विधि यूज़ हो रही है, और उसके बाद बच्चों को नियम बताए जा रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर एग्जैक्ट नियम लिख करके आए, यहाँ पर क्या आया है, वाक्यों के विभिन्न प्रकार पढ़ा रही हैं, उसके बाद वो यही हो गया, उसके बाद उनको पढ़ा रही हैं मेन टॉपिक, तो ये हो गए रूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगमनात्मक से निगमनात्मक की ओर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अपने विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले श्री दिनेश को क्या करना चाहिए? उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, ये पूछा है। पहला है, यह देखना चाहिए कि कितनों के पास खाली समय है, जी नहीं। अभिभावकों से बात करनी चाहिए, जी नहीं। विद्यार्थियों से बात करेंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था ना, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में क्या किया जाता है, बच्चों को सीखने में जो कठिनाई आ रही है पहले उसका पता लगाया जाता है, और उसके बाद उस कठिनाई को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, यानी कि रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, ताकि उसके बाद बच्चों का जो वो हम कहेंगे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। जैसे बच्चों को अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि बच्चों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। आपने देखा कि मैं बच्चों को इस मेथड से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उस टीचिंग मेथड को चेंज कर देंगे, दूसरी टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगे। मतलब आपने क्या किया, उपचार कर दिया। पहले बच्चों को जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी उसको आपने दोबारा से बताया और बच्चे उसको समझ गए, आपने क्या किया, उपचार कर लिया। तो यही होता है। और ये क्वेश्चन देखिए ऊपर भी आया था और अभी थोड़ा सा चेंज करके आपसे यहाँ भी पूछ लिया। निदानात्मक शिक्षण, जब बच्चों की हम कठिनाई का पता लगाएंगे कि उन्हें कोई चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है,
और उसके बाद उस कठिनाई को हम दूर करेंगे, दैट मीन्स उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्लासेस थोड़ा लॉन्ग हो रही हैं, और लॉन्ग होने का रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल से चीज़ों को समझ भी रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर सीधे क्वेश्चन बोलूँ और आंसर बता दूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन क्यों सही है। तो रीज़न जानना ज़रूरी होता है। सुश्री शोभा अंग्रेजी भाषा की कक्षा में सबसे पहले पाठ्य सामग्री का अनुच्छेद पढ़ती हैं, फिर उसकी विषय वस्तु की व्याख्या करती हैं और नए शब्दों के अर्थ मातृभाषा में बताती हैं। ठीक है, तो व्याकरण के नियमों को विस्तार से बताया जाता है और लेखन का अभ्यास कराया जाता है। तो सुश्री शोभा अपने बच्चों के साथ भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रही हैं? सिंपल सा आंसर होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले वो क्या कर रही हैं? अनुच्छेद को पढ़ रही हैं और उसके बाद उस अनुच्छेद का जो अर्थ है उसको वो मातृभाषा में बता रही हैं, यानी कि ट्रांसलेट कर रही हैं, अनुवाद कर रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा? व्याकरण अनुवाद विधि, जहाँ पर सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसके बाद बच्चों को क्या किया जाता है? उसका अनुवाद करके अर्थ समझाया जाता है मातृभाषा में, मदर टंग में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नीतियाँ अधिकतर को मौखिक भाषाई कौशलों के विकास में मदद करेंगी? बताइए। पहला है व्यक्तिगत रूप से और समूह में कविता गाना, फिर है रोल प्ले में भाग लेना। देखिए आपसे पूछा है कि कौन सी कार्य नीतियाँ अधिकतर को मौखिक भाषाई कौशलों के विकास में, जहाँ पर बच्चे क्या होंगे? उनमें मौखिक भाषाई कौशल का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। बच्चे बोलना सीख पाएंगे, कहाँ पर क्या चीज़ें बोलनी है ये सीख पाएंगे। और ये कहाँ पर बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं? जब बच्चे रोल प्ले में भाग लेंगे। अब ये रोल प्ले क्या होता है? आपने देखा होगा स्कूल्स में कभी कभी कोई जैसे ओकेज़न होते हैं तो वहाँ पर रोल प्ले करने को दिया जाता है। जैसे रामायण होती है ना, कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई सीता बनती हैं, कोई मंदोदरी बनती हैं, कोई कैकई बनती हैं। इस तरीके से क्या होता है? रोल प्ले करने को दिया जाता है लोगों को, ताकि उनमें क्या हो? भाषाई कौशल विकसित हो। मौखिक रूप से भाषा का प्रयोग किस तरीके से करना है वो उनके अंदर विकास करना, उसका यही होता है रोल प्ले मेथड का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, रोल प्ले विधि में भाग लेना, जिसमें हम क्या करते हैं? किसी दूसरे का किरदार निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी वाचन गतिविधि कौन सी है? वाचन गतिविधि, ठीक है, बोलने पर आधारित। पहला है जिसमें अध्यापक अधिक बोलेंगे, जी नहीं, ये तो अध्यापक के लिए अच्छी हो गई। जिसमें सहभागिता के स्तर में असमानता हो, नहीं। अधिक मुखर विद्यार्थियों की सहभागिता सबसे अधिक है, जी नहीं। अच्छी वाचन गतिविधि वो होती है जिसमें शिक्षार्थी ज़्यादा बोलेंगे, जहाँ पर शिक्षार्थियों को बोलने का मौका दिया जाए। वाचन मतलब होता है बोलना मौखिक रूप से, ठीक है, इसको हम वाचन कहते हैं। और अच्छा वाचन गतिविधि तभी होगी जब आप एक विद्यार्थी को मौका दे रहे हैं बोलने के लिए। तो जिसमें विद्यार्थी अधिक बोलेंगे वहाँ पर क्या होगी? वाचन गतिविधि बहुत अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अधिगम में गलतियों की क्या भूमिका है? मैंने आपको हमेशा बोला है गलतियाँ एक संसाधन के रूप में काम करती हैं, क्योंकि देखिए बिना गलतियों के इंसान कभी कोई चीज़ नहीं सीखता है ना। जैसे अगर हम कभी बाइक या स्कूटी चलाना भी सीखते हैं तो एक दो बार हम गिर सकते हैं, हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दो बार गिर गए तो हमें मार पीट पड़ गई और फिर हम उसको चलाना सीखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। गलतियाँ इंसान से होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखता है इंसान। और यही यहाँ पर भी बात है, सीटेट में भी यही होता है कि गलतियों को पॉजिटिव माना जाता है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो सीखने की कोशिश तो कर रहा है ना। तो गलतियों की क्या भूमिका है? अधिगम में सहायता करती हैं, जी हाँ। अधिगम में बाधा डालेंगी, जी नहीं। सुधार कार्य का काम बढ़ा देती हैं या शिक्षार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन, जी नहीं। ये क्या होता है ना, गलतियाँ जो होती हैं अधिगम में सहायता करती हैं एक संसाधन के रूप में, क्योंकि जब बच्चा बार बार गलतियाँ करता है, गलतियों से ही वो सही चीज़ करना सीख पाता है। तो इसीलिए गलतियाँ अधिगम में सहायक होती हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी को सबसे अधिक रुचिकर लगने वाली कविता कौन सी हो सकती है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक है। पहला है नीति विषयक कविता, दूसरा है चिंतन मनन, तीसरा है तुकबंदी वाली कविता और चौथा है महाकाव्यात्मक कविता। तो देखिए प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रुचिकर बच्चों को लगती है तुकबंदी वाली कविताएं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं, करने को मिलती हैं, ठीक है। तो जिसमें तुकबंदी होती है, सुर लय ताल, इस तरह की जो कविताएं होती हैं, आपने देखा भी होगा प्राथमिक क्लासरूम में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं कविताओं को जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उनके एक्सप्रेशन अलग टाइप के होते हैं।
आपने देखा होगा गीत गाते हुए उसी साउंड में बोला जाता है और उसी तरह की थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, है ना। तो यही होती है तुकबंदी वाली कविताएं। यहीं पर बच्चे क्या करते हैं, मज़े लेकर चीज़ों को सीखते हैं और उनको याद भी हो जाती हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अदर क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।